संडे में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना। अगले 22 मिनट में आपको दिखाते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें। मुंबई समेत देश भर में धूमधाम से गणपति महोत्सव की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही गणपति मंदिरों में बप्पा के भक्तों का तांता लगा हुआ है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह बप्पा का खास आरती का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान ने अपने घर में बप्पा की मूर्ति स्थापित की। इस मौके पर उन्होंने परिजनों के साथ मिलकर गणपति की विशेष पूजा की। मुंबई में अभिनेत्री रानी मुखर्जी भी बप्पा के दर पर पहुंची। गणेश गली में आयोजित गणपति उत्सव में रानी मुखर्जी ने भगवान गणेश की पूजा में हिस्सा लिया। मुंबई में अभिनेत्री रानी मुखर्जी भी बप्पा के दर पर पहुंची। गणेश गली में आयोजित गणपति उत्सव में रानी मुखर्जी ने भगवान गणेश की पूजा में हिस्सा लिया। मुंबई में लालबाग के राजा को हर साल की तरह खास तरीके से सजाया गया है। सुबह से ही बप्पा की आरती के लिए भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। 10 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग घरों में भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ये महोत्सव खास तैयारी के साथ मनाया जा रहा है। मुंबई में 500 किलो बर्फ से एक अनोखे गणपति बनाए गए हैं। गणपति को खास तरीके से सजाने के लिए उसके आसपास बर्फ के पहाड़ का शेप भी लगाया गया है। महाराष्ट्र ही नहीं, देश के बाकी हिस्सों में भी गणेशोत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में भगवान गणपति के भोग के लिए खास मोदक तैयार किए जा रहे हैं। जामनगर में एक व्यापारी ने 18 किस्म के मोदक तैयार किए हैं। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में बंदरों के लिए खास महाभोज रखा गया है। गंगा सेवा अभियान की तरफ से ये आयोजन हुआ था, जिसमें बंदरों को फलों की दावत दी गई। विवादित बयान पर बवाल मचने के बाद अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्लाह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने हिंदू नहीं बल्कि हिंदी कहा था। I did not say Hindu, Hindu. I used the word Hindi. I had said it outside the parliament also. दरअसल इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्लाह ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी भारतीयों को हिंदू कहने में कुछ भी गलत नहीं। विवादित बयान को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने नजमा हेपतुल्लाह की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि संविधान के पहले आर्टिकल के मुताबिक हमारा देश भारत है। इस लिहाज से यहां रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, न कि हिंदू। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने भी नजमा हेपतुल्लाह के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मंत्री बने रहने के लिए वो ऐसे बयान दे रही हैं। देश भर में बच्चों के लापता होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से पूछा है कि कोर्ट के आदेश के पालन के लिए क्या किया गया। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से 10 मई तक स्टेटस मांगा है। अब फिर कोर्ट ने राज्यों से 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में महिला जज से यौन शोषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी जज को नोटिस भेज दिया है। साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को भी नोटिस भेजा गया है। रांची की निशानेबाज तारा शादेव केस में बड़ा खुलासा हुआ है। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर से रांची के एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि तारा के पति रंजीत उर्फ रकीबुल ने इस्लाम धर्म कबूल किया था और नमाज भी पढ़ता था। वैसे देखें तो निकाह चुकी हुआ है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं। पर जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि इसका हम लोगों को कोई भी फॉर्मल या रिटर्न या किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अभी तक नहीं मिला। दरअसल पुलिस ने यह दावा किया था कि रंजीत उर्फ रकीबुल ने शादी के पहले अपने इस्लाम धर्म के प्रति झुकाव के बारे में तारा शाहदेव को और उसके परिवार को बता दिया था। एक बात ये भी बताया गया है कि इस सारी बात की जानकारी इसने शादी के पहले परिवार वालों को भी दी थी। लड़की के परिवार वालों को भी, लड़की को भी इस बात की जानकारी थी। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में रांची के एसएसपी ने यह भी कहा कि रंजीत और रकीबुल एक ही शख्स के 2 नाम हैं और 2 नाम से वो जीता था, लेकिन उसके दस्तावेज रंजीत सिंह कोहली नाम से ही हैं। स्थापित हो चुका है कि ये जो 2 नाम है वो एक ही आदमी का है और वो यही आदमी है। बुल हसन के नाम से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, चाहे वो उनका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो उनका पासपोर्ट हो। उधर तारा शाहदेव ने इस बात से इनकार किया है कि उसे शादी से पहले रंजीत के इस्लाम धर्म कबूलने के बारे में पता था। इंडिया न्यूज से तारा ने कहा
कि कैसे इस्लाम कबूल करने के लिए उसे टॉर्चर किया जाता था, ये अपने आप में काफी है। आप पर इस्लाम कबूल करने के लिए अपना नाम बदलने के दबाव डाला? बहुत बुरे तरीके से, जिस हद तक वो टॉर्चर कर सकते थे उस हद तक किया गया। भूखे रखते थे वो लोग, प्यासे रखते थे, बंद करके रखते थे, जितना मार सकते थे वो मारते थे, किसी से बात करने नहीं दी जाती थी, कुत्ते से वो लोग कटवाते थे। तारा शाहदेव ने इंडिया न्यूज से यह भी कहा कि उस पर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए खूब प्रताड़ित किया गया और ऐसी पिटाई की गई कि चलना फिरना भी दुश्वार हो गया। मुझे एलर्जी था, मैं सांस नहीं ले पाती थी। धुएं का, सिगरेट का धुआं मुंह पे मेरे फूक फूक के मारते थे। अगर तुम सांस भी लेना चाहती हो तो तुम कबूल करो कि तुम अपना नाम सारा रखोगी और तुम इस्लाम धर्म कबूल करोगी। मेरे बैकबोन में उन्होंने कोहनी से, आप बिलीव नहीं करो किस हद तक, पेट में मुक्के से, मतलब जो मिलता था उससे मारा जाता था। तारा शाहदेव का आरोप यह है कि रंजीत उर्फ रकीबुल को झारखंड के कुछ मंत्रियों और बड़े नेताओं का संरक्षण भी प्राप्त है, इसलिए मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ है, इसलिए स्टेट लेवल पे इसकी जांच संभव भी नहीं है। सीबीआई की जांच जब तक नहीं होगी, ये निष्पक्ष भाव से ये हो ही नहीं सकता कि वो लोग सामने आने देंगे बातों को। तारा शाहदेव ने इंडिया न्यूज से यह भी कहा कि रंजीत उर्फ रकीबुल लड़कियों का रैकेट चलाता था और बड़े लोगों तक लड़कियां सप्लाई करने का काम करता था। आपने आरोप लगाया है कि रंजीत सिंह कोहली रकीबुल हसन है, वो लड़कियों का एक नेटवर्क, एक नेक्सस चलाता है और उस नेक्सस नेटवर्क के जरिए यहाँ के बसूदार लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाए बैठे। जी, मैंने ये कहा है और ये सच है। उधर रांची के एसएसपी ने इंडिया न्यूज से कहा है कि इस केस में जिन भी मंत्रियों या नेताओं का नाम आ रहा है उनसे जरूरत पड़ने पर पूछताछ जरूर की जाएगी। उन्होंने इस केस में सियासी दबाव की बात को भी नकारा। क्रम में कुछ बड़े लोगों का नाम जिस तरह से भी आया है तो वो अभी बहुत प्री मैच्योर है कहना, क्योंकि अभी हम लोगों को पूछताछ करना है। इनफॉर्मल वे में हम लोगों ने पूछताछ किया भी है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में तारा शाहदेव ने कहा कि वो अब रंजीत का नाम तक नहीं सुनना चाहती और उससे तलाक चाहती है। आप चाहती हैं कि अब तलाक में और आपको इंसाफ मिले? जी, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं उस इंसान का नाम, जो मुझे जब बोलता है ना वो धर्म पत्नी, यहाँ पे लगता है मेरे, बस उस नाम को मुझे हटाना है अपने आगे से। उधर रंजीत उर्फ रकीबुल हसन और उसकी मां को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रांची पुलिस ने रंजीत की रिमांड नहीं मांगी। इससे पहले रांची पुलिस इन दोनों को दिल्ली से लेकर रांची पहुंची। रांची में तारा शाहदेव के मामले की ही तरह लखनऊ में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां गोरखा रेजिमेंट में सिविलियन क्लर्क के पद पर काम करने वाले मुस्लिम युवक ने अपना धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से शादी की और फिर जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवाया। पीड़ित का यह आरोप है कि खालिद नाम के युवक ने नासिक के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ उसके साथ शादी की, बाद में जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। पीड़िता ने लखनऊ के कैंट थाने में अपने पति और ससुराल के दूसरे लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। गाजियाबाद में भी पत्नी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। 24 अगस्त को आरोपी की पत्नी ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला दर्ज कराया था। अलीगढ़ में वाल्मीकि समाज के 72 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर एक बार फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है। अलीगढ़ के असुरोई में बाकायदा शुद्धिकरण समारोह का आयोजन किया गया। इन सभी ने 1995 में अपना धर्म बदला था और ईसाई धर्म अपनाया था। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक के रेप केस में मॉडल ने बड़ा खुलासा किया है। मॉडल ने कहा है कि वो कार्तिक के बच्चे की मां बनने वाली है। मॉडल का आरोप है कि कार्तिक गौड़ा से उसकी पहले ही शादी हो चुकी है और अब वो दूसरी लड़की से सगाई करके उसे धोखा दे रहा है। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने फिर से एक विवादित बयान दिया है। जहानाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मांझी ने लोगों से कह दिया कि हम आपके वोट से नहीं जीतते हैं, वोट नहीं देने की धमकी देना छोड़ दो। तुम हम लोगों को वोट नहीं देते हो, इसलिए कहते हो कि बिजली नहीं तो वोट नहीं। वोट से कोई डरता है? तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस गिरफ्त भर्ती से जीतन मांझी नहीं डरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जापान का दौरा है। पीएम का ये दौरा 5 दिन का होगा। पीएम की इस यात्रा में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी, साथ ही कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते 2 बार जापान जा चुके हैं। मोदी की जापानी पीएम शिंजो एबे से पुरानी दोस्ती रही है। शिंजो एबे जब भारत आए थे तो मोदी ने उनसे दिल्ली आकर मुलाकात की थी। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई आज अपने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इससे पहले कल मोदी सरकार बनने के बाद एनडीए में पहले फूट हुई है।
हरियाणा जनहित कांग्रेस ने बीजेपी के साथ अपना नाता तोड़कर जन चेतना पार्टी के साथ अपना हाथ मिला लिया है। एचजेसी अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई और जन चेतना पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने गठबंधन का ऐलान किया। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी को धोखेबाज पार्टी बताते हुए कहा कि ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन जारी रखना गलत होता। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 6 बार धोखा दिया और लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को हराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, इन्होंने 6 बार धोखे किए। इनकी फितरत आज भी नहीं बदली। वी आर डंपिंग बीजेपी, वी आर ब्रेकिंग द अलायंस विद बीजेपी। हम एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं जो धोखेबाज पार्टी हो, जो जनता के साथ अन्याय करे। बिश्नोई ने कहा कि उन्होंने जनचेतना पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा से गठबंधन की गुजारिश की थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। एचटीसी अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने यह भी कहा कि नया गठबंधन हरियाणा में सरकार बनाएगा। कांग्रेस पार्टी और हरियाणा जन चेतना पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हमारा अलायंस रहेगा। ये अलायंस एक मजबूत अलायंस है हमारा, जो एंटी करप्ट लोगों के, एंटी गुंडा तत्व लोगों के और एंटी धोखेबाज लोगों के हमने एक ईमानदार अलायंस किया है। हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि इस गठबंधन के आगे कोई नहीं टिकेगा और हरियाणा में ही हमारी सरकार बनेगी। हम इस गठबंधन की सरकार बनाएंगे। सीटों के ऊपर कितनी सीटों में हम लड़ेंगे, ये आपस में बैठ के हम फैसला करेंगे। इस गठबंधन के सामने दूसरी कोई पार्टी ठहर नहीं पाएगी। जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की जनता भी चाहती है कि बिश्नोई ही सीएम बने। चौधरी कुलदीप बिश्नोई एक अच्छे मुख्यमंत्री सिद्ध हो सकते हैं। भाजपा ने इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था। हरियाणा की जनता का भी मेरा मानना है, यही फैसला है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के अच्छा शासन हमें हरियाणा में। विनोद शर्मा ने ऐलान किया कि हरियाणा में एचजेसी और जन चेतना पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार बनते ही हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमेटी को भंग कर इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया जाएगा। आज इसकी घोषणा करते हैं कि जब सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम ये होगा कि सर्विस सिलेक्शन कमीशन को खत्म किया जाएगा और इंटरव्यू सिस्टम को खत्म किया जाएगा। जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने यह भी कहा कि अधिकारियों को मिलने वाला बेजा फायदा बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो अफसरों का एक्सटेंशन बंद होगा। कोई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई किसी अधिकारी की रीएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी अधिकारी को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं लेना चाहिए और किसी अधिकारी के साथ इस बात का वायदा नहीं होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले उसको प्री रिटायरमेंट देकर हम अच्छे पदों पे उनको लगा दिया जाएगा। हरियाणा जनहित कांग्रेस के बीजेपी से अलग होने के बाद शिवसेना में भी बेचैनी शुरू हो गई है। शिवसेना को लगता है कि बीजेपी आलाकमान उनकी पार्टी के साथ भी कुलदीप बिश्नोई जैसा व्यवहार कर सकती है। आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर महाराष्ट्र में 8 सीटों की मांग की है। विधानसभा चुनाव में 8 सीटें नहीं मिलने पर बीजेपी से नाता तोड़ लेने की धमकी तक दे डाली। बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ यूपी उपचुनाव में बीजेपी के मुख्य प्रचारकों में शामिल किए गए हैं। आदित्यनाथ उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ प्रचार की कमान संभालेंगे। कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने पार्टी के अंदर बुजुर्ग नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि राजनीति में उम्र की सीमा तय होनी चाहिए। द्विवेदी ने कहा कि 70 साल के बाद नेताओं को सक्रिय पद नहीं देने चाहिए। पूर्व कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले ही बीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे। लगभग 40 सालों तक कांग्रेस से जुड़े बीरेंद्र सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सस्पेंड किया गया था। भारत जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से चर्चा करने के लिए तैयार है। हालांकि भारत ने साफ कहा है कि वो शिमला समझौता और लाहौर घोषणा के दायरे में ही इस मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करेगा। इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा था कि कश्मीर पर चर्चा किए बिना भारत से वार्ता मुमकिन नहीं। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान से बातचीत दोबारा शुरू करने को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें राज्य सरकार से कहा गया कि वो केंद्र सरकार से भारत पाक बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह करे।
सीज़फायर उल्लंघन पर पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले पीएम कहते थे कि पाकिस्तान से नजर मिलाकर बात करेंगे, लेकिन अब तो उनकी नजर ही झुक गई। हमको कहते थे कि यूपी की सरकार बड़ी कमजोर है, हम आएंगे तो नजर मिला के और नजर उठा के बात करते हैं। पता नहीं अब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो नजरें उनकी कहाँ गई, वो तो बिल्कुल ही झुक गए। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने चीन के साथ अरुणाचल विवाद को लेकर यूपीए सरकार पर हमला बोला है। किरण रिजिजू ने कहा कि यूपीए सरकार कई सालों से गलत नक्शे का इस्तेमाल करती आई और इसी की वजह से अरुणाचल के 2 अहम हिस्सों को चीन अपना बता रहा है। हजारों करोड़ के शारदा चिटफंड घोटाले मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र के 22 ठिकानों पर छापे मारे हैं। सीबीआई ने असम के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक हेमंत बी शर्मा, पूर्व डीजीपी शंकर बरुआ और गायक सदानंद गोगोई के घर पर भी छापेमारी की। 2007 के समझौता ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी स्वामी असीमानंद को जमानत मिल गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। इस मामले में साल 2011 में ही असीमानंद के खिलाफ एनआईए चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सेंसर बोर्ड के निलंबित सीईओ राकेश कुमार को 31 अगस्त तक के लिए सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। घूस लेकर फिल्मों को पास करने के आरोप नंद के खिलाफ एनआईए चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सेंसर बोर्ड के निलंबित सीईओ राकेश कुमार को 31 अगस्त तक के लिए सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। घूस लेकर फिल्मों को पास करने के आरोप में राकेश कुमार को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में 2 व्हीलर ड्राइव करते वक्त महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अब जरूरी हो गया है। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आज से महिलाओं को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। नोएडा पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन के केस में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक चंद्रमोहन शर्मा ने मानसिक रूप से बीमार शख्स को शव कार में रखकर जला दिया। पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन की साजिश की परतें खोली हैं। चंद्रमोहन ने सोचा कि अपनी जगह पर किसी और की लाश को गाड़ी में जला देने के बाद सब उसे मरा हुआ समझ लेंगे और फिर उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। पुलिस ने जब चंद्रमोहन से पूछताछ की तो उसने एक और खुलासा भी किया। चंद्रमोहन ने बताया कि उसके पारिवारिक रिश्ते बेहतर नहीं थे, जिसकी वजह से ऐसा कदम उसने उठाया। पुलिस की इंक्वायरी में सामने आया कि चंद्रमोहन ने 30 अप्रैल को ही अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। उसने खौफनाक वारदात को अंजाम देने के लिए पेट्रोल 30 अप्रैल को खरीद दिया था। इसके बाद उसने अंसल प्लाजा के पास एक मानसिक रोगी को देखा था। चंद्रमोहन ने इस साजिश में अपने साले को भी शामिल किया और उसे मानसिक रोगी को अपने साथ लाने को कहा। इसके बाद दोनों ने मिलकर मानसिक रोगी को अपनी गाड़ी में जला दिया, फिर वहां से बाइक लेकर निकल गए। चंद्रमोहन 7 जून को वापस दिल्ली आया और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बैंगलोर चला गया। इसके बाद अपने सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स पर अपना नाम बदला और बैंगलोर में ही हिसार के नितिन शर्मा के नाम पर रहने लगा। पुलिस ने बेंगलोर में होंडा कंपनी पहुंचकर चंद्रमोहन उर्फ नितिन शर्मा को पकड़ा तो सारा मामला सामने आ गया। चंद्रमोहन के हाथ पर उसकी बीवी, बच्चे और खुद के नाम का टैटू देखकर पुलिस सारा माजरा समझ गई। राजधानी दिल्ली में आज फिर से बारिश हुई है। कुछ देर हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में कल्याणी और कालजनी नदियों में आए उफान के चलते हालात भयावह हो गए हैं। भारी बारिश के चलते नदियों का पानी तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों में जा घुसा है। कूच बिहार जिले के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लगभग 8,500 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 1000 एकड़ फसल बाढ़ के पानी से डूब गई। असम में बाढ़ का कहर जारी है। 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यहां ब्रह्मपुत्र, बूढ़ी दिहिंग, दिशांग, धनश्री, कपिली, बेकी और संकोश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम के 20 बाढ़ प्रभावित जिलों के लगभग 2,500 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग 15 लाख की आबादी बाढ़ के चलते अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया। अरुणाचल दौरे पर पहुंचे रिजिजू ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। किरण रिजिजू 2 दिन के दौरे पर हैं और दोनों दिन बाढ़ से प्रभावित इलाकों का सर्वे करेंगे। हवाई सर्वे के पहले दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रिजिजू ने कई इलाकों का दौरा किया। जिन इलाकों का बाढ़ ने बुरा हाल कर रखा है वहां पर जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का वादा भी किया। You're going to get lots of fun and
lot of support also. Don't worry, I am there as a representative of our state, so it will not be a problem. किरण रिजिजू ने भरोसा दिलाया कि केंद्र से अरुणाचल को हर मुमकिन मदद दी जाएगी ताकि जल्द से जल्द इन इलाकों में हालात सामान्य हो सके। When we talk about the flood, is two part. One is the immediate relief what we are going to release from the center. Another is the long-term reconstruction that deals with various departments. मुंबई से सटे बोईसर में स्कूल के मासूम बच्चे से बेदर्दी का मामला सामने आया है। यहां स्कूल बस खराब होने पर ड्राइवर ने बच्चे को बस से उतारकर बस को धक्का लगाने के लिए कहा। पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई इलाके में सिगरेट का धुआं मुंह पर छोड़ने की वजह से एक शख्स की जान चली गई। दिल्ली में बिजनेसमैन का अपहरण करने के आरोप में पुलिस ने एक जिम ट्रेनर लेडी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने कारोबारी को किडनैप करने के बाद 50 लाख की फिरौती मांगी। दिल्ली से सटे साहिबाबाद में एक शख्स पर अपनी पत्नी का रेप करवाने का आरोप लगा है। पूर्वी दिल्ली के मधुविहार इलाके में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रायबरेली में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। कुछ लोग घर से ही लड़की को उठाकर जंगल ले गए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को पिलाए जाने वाले पानी में कॉकरोच मिला है। एमपी के भिंड में एक महिला पिछले 11 दिन से अपने ससुराल की चौखट पर धरना दे रही है। महिला का आरोप है कि पहले उसे ससुराल में मारा पीटा गया, फिर बाहर कर दिया गया। भिंड के मिहोना इलाके में रहने वाली सजनी का आरोप है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। एमपी के सागर में एक डीएसपी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अमृतसर के रोने वाली गांव में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। मुंबई से सटे ठाणे के विरार में 3 छात्रों की मौत के मामले में पुलिस ने बगड़ा गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के 2 टीचर्स को गिरफ्तार किया है। आगरा में तंबाकू न लाने पर स्कूल कैब के ड्राइवर ने एक छात्र को बुरी तरह से पीट डाला। यूपी के चंदौली में एक महिला टीचर ने 11वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई करके उसका हाथ तोड़ दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष वी मोहिनी गिरी की कुछ बदमाशों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। मुंबई से सटे ठाणे के टिटवाला परिसर में हजारों आधार कार्ड कचरे में पड़े हुए मिले हैं। ये आधार कार्ड ठाणे और भिवंडी के लोगों के हैं।